जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का साइंस का पेपर देखने वाले हैं 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा कितनी शक्ति का उपभोग किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कौन इसका आंसर दे सकता है। बेटा यहाँ पर जो प्रतिरोध दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 44 ओम दिया हुआ है। और जो वोल्ट है ये जो है 220 वोल्ट जो है ये वी का मान दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत शक्ति आपसे पूछी गई है तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, V का मान दिया हुआ है 220, स्क्वायर है तो 220 इंटू 220 हो जाएगा, बटे R का मान दिया है 44 ओम। ठीक है, गेर दूनी 22 हो जाएगा, गेर चौका 44 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। जब इसको इंटू करेंगे तो 5 नम सोन, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 एक 11। मतलब दोस्तों जो पी का मान है ये आ जाएगा 1100 वाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बेटा ध्यान रखिएगा एक बात और, जो शक्ति है शक्ति का जो एसआई मात्रक है क्या होता है, तो वाट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह क्रियात्मक समूह है जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। जो अल्कोहल है इसमें जो है विषम परमाणु होता है, हेलो एल्केन इसमें नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो कीटोन है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें जो है ऑक्सीजन विषम परमाणु होता है। ठीक है, आइए देखते हैं फैक्ट क्या दिया है। हेलो एल्केन में विषम परमाणु के रूप में हाइड्रोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है। एल्कोहलिक की दोस्तों बात की जाए, इसमें जो है माइनस ओ एच समूह होता है। कीटोन में सी डबल ओ एच, सॉरी, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। और जो कार्बोक्सिल अम्ल होता है इसमें जो है सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच होता है। और सभी में जो है ऑक्सीजन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कल्चर फिशरी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मछलियों की खेती करना। ये जो है कल्चर फिशरी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। साथियों जो कल्चर फिशरी है इसे पीसी कल्चर या मत्स्य पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को जो है पीसी कल्चर या मत्स्य पालन कहते हैं, जहां नियंत्रित परिस्थितियों या कृत्रिम टैंकों तालाबों में मछलियों का पालन पोषण और संवर्धन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियां बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो है लक्ष्यों की विरासत के लिए जो है डीएनए प्रतियां बनाना महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृति अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित मतलब विरासत करने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए हैं कि विलयन का आयतन द्वारा आयतन प्रतिशत, तो ये सही है, इसका प्रयोग किया जाता है। विलयन का द्रव्यमान द्वारा आयतन प्रतिशत, ये भी जो है व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विलयन का आयतन द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत, ये दोस्तों जो है इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश की प्रक्रिया द्वारा तेजी से बढ़ते और गुणा करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो विखंडन है इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन। मतलब कि जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो जो शैवाल हैं ये विखंडन की प्रक्रिया द्वारा तेजी से बढ़ते और गुणा करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगैरा अनुकूल परिस्थितियों में विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। दोस्तों कैसे जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, जिससे वे बहुत कम समय में तेजी से फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है। तृणोतक, हरित ऊतक, फ्लोएम या जाइलम। राइट आंसर हो जाएगा हरित ऊतक। इसको दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में क्लोरेनकाइमा। ठीक है, जो क्लोरेनकाइमा है यह पेरेनकाइमा यानी दोस्तों मृदु ऊतक है, इसका ही एक प्रकार है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल जो है किस ऊतक में पाया जाता है, तो हरित ऊतक यानी कि जो क्लोरेनकाइमा है इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है,
और यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, गलत है। बल की दिशा के आधार पर किया गया जो कार्य है ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा कथन जो दिया है। बेटा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं फैक्ट की। तो साथियों जो कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए। किसको आता है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है कार्य बराबर। मतलब दोस्तों जो F है यहाँ पर ये बल है, F क्या है, बल है, ध्यान रखिएगा। और जो D है क्या है, विस्थापन है, ये जो है विस्थापन है। और जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल है, मतलब किस एंगल पर जो है इसका विस्थापन हो रहा है। ठीक है बेटा, जो कार्य है, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन बल और विस्थापन के बीच जो कोण है इसी के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कैसे, जैसे मान लिया थीटा का मान जो है 90 है, तो साइन थीटा होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। बेटा जो कास थीटा है, कास 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जब कास 90 अगर एंगल है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर जो है कास थीटा का मान अगर 180 है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर जो है 90 से कम है तो मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो थीटा है, थीटा के आधार पर जो है ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य जो है इसके मान हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं, यह डैश के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश का अपवर्तन कारण जो है, जो अक्षर होते हैं वे उठे हुए दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम मतलब कांच से विरल माध्यम मतलब वायु में जाती हैं तो वे अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर बेटा ये जो है माध्यम कैसा है, ये जो है सघन माध्यम, ठीक है, और ये जो है विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण यहां से मान लो जाती है, सघन माध्यम से जाती है, सघन माध्यम से जाती है विरल माध्यम में, तो क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब सॉरी अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, ऐसे हटेगी। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब जैसे मान लो ये विरल माध्यम हो जाए और ये सघन माध्यम है, तो जब कोई प्रकाश की किरण आएगी ऐसे तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये जो है घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वे अभिलंब से दूर हटती हैं, जिसके कारण जो है कांच के नीचे जो रखे अक्षर हैं अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठे हुए आभासी प्रतीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। बेटा यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्थिर अनुपात का नियम है क्या कहता है कि इस नियम का जो प्रतिपादन है, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रतिपादन है किसने किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो स्थिर अनुपात का नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार जो है किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व तो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है, इसमें जो H है और जो O है इसका भार जो है अनुपात हमेशा 1:8 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन की सफाई क्रिया में जो है मिसेल की जो मुख्य भूमिका है क्या है। पानी की कठोरता को कम करना, पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ाना, ये भी नहीं है, कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाकर निकालना, ये बेटा जो है इसकी मुख्य भूमिका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, कौन कौन से दो भाग होते हैं, जलरागी होता है एक, हाइड्रोफिलिक सिरा जो पानी में घुलता है, और दूसरा होता है जल विरागी। ठीक है, एक होता है जलरागी और दूसरा होता है जल विरागी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सिर जो हाइड्रोफोबिक होता है ये सिरा जो तेल गंदगी से जुड़ता है। ठीक है, मतलब जो जलरागी होता है ये सिरा पानी में घुलता है, और जो जल विरागी है ये सिरा जो है तेल या गंदगी से जुड़ता है, और ये अणु मिलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं मिसेल। अगला क्वेश्चन है,
कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अर्धसूत्री विभाजन है, इस विभाजन द्वारा द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं और यह जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि जो समसूत्री विभाजन दोस्तों है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो साथियों जो अर्धसूत्री विभाजन है ये जनन कोशिकाओं में होता है और समसूत्री विभाजन है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इससे एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए साथियों, जो आवर्तकाल है आपसे पूछा गया है, तो आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर होता है 1/आवृत्ति। ठीक है, क्या होता है 1/आवृत्ति जो है ये होता है आवर्तकाल बराबर। यहाँ पर बेटा जो आवृत्ति दी हुई है कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा 0.02 सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरंग पूरा करने में जो लगता है समय उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निकाली जाती है? सोडियम, सोना, पोटेशियम, लोहा। राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में लोहा, जिंक और लेड मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। पोटेशियम और सोडियम जो है दोस्तों शीर्ष पर यानी दोस्तों अत्यधिक जो है क्रियाशील हैं, जबकि सोना सबसे नीचे सबसे कम जो है क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ना आता हो तो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कि कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बेटा जो कथन पहला दिया हुआ है कि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, सही है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है, ये गलत है, क्योंकि बेटा जो 1 वोल्ट है ये 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, केवल कथन 1 सही है यहाँ पर। बेटा जो V है, V बराबर क्या होता है W/Q होता है। ठीक है, और साथियों जो वर्क है, W क्या है वर्क है, तो वर्क जो है इसका मात्रा क्या होता है जूल होता है। ठीक है, जूल होता है, और जो Q है इसका जो है मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम होता है। और साथियों जो न्यूटन प्रति कूलाम है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर दिया हुआ था कि न्यूटन प्रति कूलाम ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ना कि वोल्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल चौथा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किस प्रकार कि प्रतिबिंब दूरी का वस्तु दूरी से अनुपात, ये नहीं होगा। मीटर में इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो लेंस की शक्ति है इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर होता है 1/f। ठीक है, मतलब 1/f फोकस, f क्या है फोकस है यहाँ पर, और इसको दोस्तों हम लोग जो है मीटर में लेंगे, किस में लेंगे मीटर में लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों लेंस की जो क्षमता है P बराबर होता है 1/f, और लेंस की दोस्तों जो शक्ति है इसका जो SI मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जो अवतल लेंस है इसकी जो क्षमता है ये ऋणात्मक होती है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में भिन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर दोस्तों जो लैंगिक प्रजनन है ये प्रजातियों में भिन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। साथियों जो लैंगिक प्रजनन है इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय मतलब कि क्रॉसिंग ओवर और दो अलग अलग युग्मकों के संलयन के कारण जो है संतति में नए अनुवांशिक संयोजन बनते हैं, जो प्रजातियों में भिन्नता और विकास का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, आंसर देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण बताता है? तो एक पंखे का जो ब्लेड है स्थिर गति से घूम रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करती है तो उसकी जो गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 3 सेकंड के लिए गिरती है और g जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो इसका जो अंतिम वेग है वे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है अंतिम वेग पूछा गया है।
तो बेटा यहाँ पर जो है गति का पहला समीकरण जो है आपको आता होगा, क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, इसी का प्रयोग करके जो है हम इसका आंसर निकालेंगे। फिर जो अंतिम वेग है वे आपसे पूछा गया है। ठीक है, अंतिम वेग पूछा गया है, u कितना दिया हुआ है तो गिराई जाती है, u जो हो जाएगा 0। ठीक है, g दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो t दिया है ये दिया है 3 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नहीं 30 सेकंड, मतलब कि 30 मीटर प्रति सेकंड बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है ऑप्शन में, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो जो प्रारंभिक वेग है ये क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए हमने यहाँ पर शून्य लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक उपग्रह की पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से एक समान वृत्तीय गति का उत्कृष्ट उदाहरण है और इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर साथियों गति की जो दिशा लगातार हर बिंदु पर बदलती है, जिसका अर्थ है कि वेग बदल रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है शून्य जो है त्वरण होने से रोकता है। ठीक है, अगर जो है ये दिशा लगातार न बदले जो त्वरण है ये शून्य हो जाएगा, लेकिन जो है गति की दिशा लगातार हर बिंदु पर बदलती है तो इसलिए जो है ये शून्य नहीं होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो समस्थानिकों की उपस्थिति, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। प्रकृति में जो है क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से दो समस्थानिक रूप हैं, तो दोस्तों एक होता है क्लोरीन 35 मतलब लगभग 75% होता है, और साथ जो क्लोरीन 37 है ये लगभग 25% पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के किस भाग को प्रभावित करता है, तो बेटा जो अस्थमा है ये जो है ब्रोंची और ब्रोंक्यूल्स इनको जो है प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अस्थमा एक क्रोनिक बीमारी है। कैसी बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, जिसमें फेफड़ों के जो वायु मार्ग हैं इनको बोलते हैं ब्रोंची और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसमें सूजन आ जाती है और वे सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ और घबराहट होने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंडे का उत्पादन करने के लिए किन कुक्कुट पक्षियों को पाला जाता है, तो बेटा यहाँ पर जो लेयर्स है इनको पाला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। लेयर्स क्या होते हैं, तो लेयर्स बेटा जो है अंडे के उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गों यानी पक्षियों को लेयर्स कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रॉयलर है ये क्या है, ब्रॉयलर दोस्तों क्या है, तो ये जो है मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षियों को ब्रॉयलर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक जस्ता की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या होता है, इस कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग है वो फीका पड़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। जस्ता कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के नीले घुल से कॉपर को विस्थापित कर रंगहीन जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, Zn प्लस CuSO4 जब अभिक्रिया होती है तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खुली जगह में एक धातु की प्लेट में नेपथलीन की गेंद जलाने पर क्या होता है, यह धातु की प्लेट पर कोई जमाव किए बिना पीली लौ के साथ जलती है, नहीं, यह धातु की प्लेट पर काले कालिक के जमाव के साथ पीली लौ के साथ जलती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। नेपथलीन दोस्तों इसका जो सूत्र होता है C10H8, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन की उच्च मात्रा के कारण पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिससे वे पीली धुएंदार लौ के साथ जलते हैं और कार्बन कालिख छोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं जो नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट मतलब 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, आइए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब दे पाता है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से है, ऑप्शन है किडनी, दिमाग, मस्तिष्क, फेफड़े या हृदय। इसका जो भी बच्चा आंसर देगा इससे हमें मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
27 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।